हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सो के भी देखिए। आज हम जो दिसंबर 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का ऑनलाइन, उसका हम जो सीडीपी का जो सीरीज चला रहे थे प्रीवियस ईयर का। देखिए, इतना हम क्वेश्चन बताते हैं सीडीपी का, उतना बना लीजिएगा तो आपका 30 में आराम से 25 प्लस नंबर आ जाएगा, समझे। तो देखिए, हम 16 करा दिए थे, फिर उसके बाद हम 20 करा दिए हैं 20 तारीख को, 16 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर। आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं 23 दिसंबर का, जो एग्ज़ाम हुआ था आपका पेपर 1 का सीडीपी कराएंगे। ऐसे ही हम सबको डाल के फिर पेपर 2 ईवीएस मैथ सब डाल देंगे, समझे। तो देखिए, आज 23 तारीख के लेके आए, यहाँ लिखा भी है आपका 23/12/2021 का क्वेश्चन है, समझे। वीवीआई जितना भी क्वेश्चन है वही करवाते हैं हम। तो आइए हम लोग आते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं सीडीपी का। पहला क्वेश्चन है कि यह अवधारणा है कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ भी आपको बोले कि जिसको बदल सकते हैं, तो उसमें याद रखिएगा कि पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं, फिर उसके बाद समझाएंगे कि चारों ऑप्शन बता देते हैं, फिर आप लोग भी तो अपना आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि यह अवधारणा है कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है? केवल आनुवंशिकता से, आनुवंशिकता और वातावरण से, केवल वातावरण से, चौथा है न तो आनुवंशिकता और न ही वातावरण से। देखिए, क्वेश्चन आप समझिएगा कि देखिए कह रहा है कि देखिए आनुवंशिकता और वातावरण दोनों को समझिएगा। आनुवंशिकता का मतलब होता है जेनेटिक गुण, यानी जो गुण हमारे मम्मी पापा से हमारे में जो गुण आता है उसी गुण को हम लोग जेनेटिक गुण बोलते हैं, आनुवंशिकता बोलते हैं। और वातावरण का मतलब होता है कि जो हमारा परिवेश में जो भी हमको चीज़ मिलता है, भोजन पोषण जो भी चीज़ मिले, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वातावरण कहते हैं। तो वही चीज़ कह रहा है कि यह अवधारणा है कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण, यानी कोई चीज़ के माध्यम से, जिसमें दबा हुआ कुछ भी हो सकता है, और आपका पोषण कुछ भी इसमें आ सकता है, और दंडों द्वारा यानी मार पीट के उसके व्यवहार को हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो परिवर्तित किया जा सकता है कि जहाँ भी आपको परिवर्तन बोल देना तो वो चीज़ वातावरण होगा। वातावरण को हम परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन आनुवंशिक गुण को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, समझे। तो इसीलिए यहाँ परिवर्तित के बाद दे दिया है, इसीलिए आंसर हो जाएगा केवल वातावरण, इसका आंसर हो जाएगा, समझे। क्योंकि परिवर्तन का बात कर रहा है। वातावरण क्या होता है? उसे परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन आनुवंशिकता फिक्स होता है, उसे निश्चित होता है, उसे बदल नहीं सकते हैं। इसीलिए पहला का आंसर 3 नंबर हो जाएगा, केवल वातावरण। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यानी एक बच्चा है, पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले क्या करता है? गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करता है? देखिए, पहला ऑप्शन है शीर्षगामी सिद्धांत, दूसरा है अधोगामी सिद्धांत, तीसरा है आपका विकास क्रम की एकरूपता, चौथा है एकीकरण का सिद्धांत। देखिए, आप लोग को पता होगा कि जो सिद्धांत है आपका विकास का, उसे हम लोग कहते हैं अधोगामी सिद्धांत, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है। यानी पहले हम बड़े चीज़ पर कंट्रोल करते हैं, फिर उसमें सूक्ष्म चीज़ पर आते हैं। जैसे पहले हम हाथ को कंट्रोल करेंगे, उसके बाद फिर अंगुलियों पर कंट्रोल करते हैं। यानी पहले बड़ा चीज़ पकड़ेंगे, फिर उसको छोटा काम करते हैं। तो वही चीज़ ने करा है कि पहले हम क्या करते हैं कि गेंद फेंकने की क्षमता पाते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि पेंसिल पकड़ने की क्षमता पाते हैं। पहले हाथ पर कंट्रोल करते हैं, फिर क्या करते हैं कि हम अंगुलियों पर कंट्रोल करते हैं। तो ये आपके क्या होता है? अधोगामी सिद्धांत होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रोक्सोमोडिस्टल। और एक होता है सफेलोपोडल, जिसे शीर्षगामी सिद्धांत बोलते हैं। इसका जो होता है सिर से पैर की तरफ क्या होता है? विकास होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 का 2 नंबर हो जाएगा। यानी अधोगामी सिद्धांत केंद्र से बाहर की ओर होता है, समझ के। अगला क्वेश्चन है तीसरा कि गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास डैश होता है। यानी देखिए, विकास से रिलेटेड चीज़ है। और देखिए, आपका जो संज्ञानात्मक विकास है, गत्यात्मक विकास होता है। तो पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, दूसरा है किशोरावस्था, तीसरा है वैक्सावस्था, चौथा है संपूर्ण जीवन काल के दौरान। देखिए, ये चारों में जो सबसे बेटर ऑप्शन है, क्योंकि विकास बोला है तो आपका बाल्यावस्था तक कैसे होता है, किशोरावस्था तक कैसे होता है, आपका संपूर्ण जीवन के दौरान चलता है, समझे। तो संपूर्ण जीवन काल के दौरान इसका आंसर हो जाएगा, यानी 3 का 4 नंबर आंसर हो जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में कौन सी संस्था जिम्मेदार है? देखिए, आपको याद होना चाहिए कि प्राथमिक समाजीकरण में आपका परिवार और परिवार के निकटतम सदस्य आते हैं। इसके अलावा आपका स्कूल हो गया, मीडिया हो गया, किताब हो गया, ये सब आपका क्या आता है? द्वितीयक समाजीकरण में आता है, समझ गए। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो परिवार, पहला ऑप्शन है विद्यालय, धर्म, परिवार और समुदाय। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो परिवार इसका हो जाएगा। यानी 3 का क्या हो जाएगा? प्राथमिक पूछ रहा है, 3 का क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि भाषा और चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सही है, यानी कह रहा है कि भाषा और चिंतन के संदर्भ में निम्न में से बताइए कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, दूसरा ऑप्शन है भाषा चिंतन का निर्धारण करती है, तीसरा है भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया है, चौथा है भाषा और चिंतन दोनों आंतरिक प्रवृत्तियाँ। देखिए आपको एक चीज़ बता देते हैं, जीन पियाजे बोले हुए थे कि पहले विचार आता है, उसके बाद भाषा, मतलब उस भाषा आता है, यानी विचार क्या करता है, भाषा को निर्धारित करता है। ये जीन पियाजे बोले हुए थे, समझे। लेकिन लेव वाइगोस्की जो थे वो उल्टा बोले हुए, यानी वो बोले थे पहले भाषा आता है, उसके बाद क्या होता है कि विचार आता है, यानी चिंतन आता है, यानी भाषा चिंतन को निर्धारित कर देती है। यहाँ जीन पियाजे के अनुसार पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। लेकिन यही वाइगोस्की रहता तो आपका आंसर क्या हो जाता है कि भाषा चिंतन का निर्धारण करती है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 का आंसर 1 नंबर हो जाएगा, जीन पियाजे के अनुसार पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलासों में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है। देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका एक अणु है लड़की, तो जीन पियाजे के अनुसार तो पहला ऑप्शन है केंद्रीयता, दूसरा है क्रमबद्धता, तीसरा है संरक्षकता और चौथा है परिपक्वता। देखिए इसका जो आंसर होगा, तो देखिए इसको पहले समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए 2 क्या है आपका गिलास है, एक बड़ा गिलास है, एक क्या है थोड़ा छोटा गिलास है, लेकिन पानी दोनों में क्या है समान मात्रा में रखा हुआ है। लेकिन अनु जो है वो क्या बोलती है कि पानी बड़ा वाला गिलास में ज़्यादा है, तो इस सोच को केंद्रीयता बोलते हैं। बच्चे का जो अनु की सोच है वो सेंट्रलाइज है, यानी केंद्रीयता सोच है। आंसर क्या हो जाएगा आपका केंद्रीयता हो जाएगा, समझिए। जो पियाजे के दूसरा अवस्था में गुण पाया जाता है, समझे, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में एक गुण आता है, यानी आपका 6 का 1 नंबर हो जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, अगला है कि पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार प्रतिवरीता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि, यानी कह रहा है प्रतिवरीता मतलब होता है कि एक काम कर लिए उसका विपरीत कर लिए, तो पूछ रहा है किस चरण में आएगा। तो आप पढ़े होंगे जीन पियाजे, तो जीन पियाजे के अनुसार कौन सा चरण में आएगा, तो पहला ऑप्शन है संवेदी चरण, संवेदी गामक चरण, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक चरण, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक चरण, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक चरण, जो तीसरा अवस्था है आपका, जो 7 से 11 साल होता है, उसी में बच्चा एक काम कर लेता है फिर उसका उल्टा भी कर लेता है। लेकिन दूसरा अवस्था में क्या होता है, गुण नहीं पाया जाता, एक काम करेगा उसका विपरीत नहीं कर पाता, क्योंकि बच्चा का दिमाग रहता है सेंट्रलाइज रहता है, समझे। तो आपका 7 का क्या हो जाएगा 3 नंबर आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक चरण। अगला क्वेश्चन है कि एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशल पूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है, यह किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास करें। देखिए ए पहला ऑप्शन है लेव वाइगोस्की का सामाजिक संरचनावाद, दूसरा है बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत, तीसरा है जीरोम ब्रूनर का रचनावाद, चौथा है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। देखिए इसका जो आंसर होगा, क्योंकि जो गणित अध्यापिका है वो एक तरह का पार का, यानी इसको फोल्डिंग का कार्य करी, यानी पार या ढांचा का काम करी है। जो आपका लेव वाइगोस्की का सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत है उससे वो क्या है अति है, समझे। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 8 का 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि लेव वाइगोस्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन है परिपक्वता और संस्कृति। देखिए परिपक्वता के बाद क्या करता है कि पियाजे करते हैं, संस्कृति के बाद आपके वाइगोस्की करते हैं। लेकिन वाइगोस्की के अनुसार पूछ रहा है, तो यहाँ पर दो एगो सही है एगो गलत है, तो फिर भी गलती हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है चारों ऑप्शन पढ़ते भाषा और भौतिक जगत, तीसरा है भाषा और संस्कृति, चौथा है भाषा और परिपक्वता। तो दूसरा ऑप्शन दिया है भाषा और भौतिक जगत पर ही बात करते हैं पियाजे, समझे, और भाषा पर तो बात करते हैं वाइगोस्की। लेकिन आपका दूसरा ऑप्शन दूसरा जो है वो गलत है, तो इसलिए दूसरा अभी कट गया। तीसरा है भाषा और संस्कृति। देखिए पियाजे वाइगोस्की जो है वो भाषा संस्कृति और समाज 3 पर जोड़ दिए हैं, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा किसका, तो 9 का 3 हो जाएगा। फिर चौथा है परिपक्वता दिया, तो ये भी गलत हो गया, पियाजे के अकॉर्डिंग है, यानी आपका 9 का क्या हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि जेंडर एक अवधारणा है। जेंडर देखिए एक चीज़ बता देते हैं, जहाँ भी आपको जेंडर बोले तो याद रखिएगा क्या है, एक सोशल कॉन्सेप्ट है, और सेक्स बोले तो बोलिएगा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, समझे। तो यहाँ पूछ रहा है जेंडर एक अवधारणा है, तो एक तरह का सामाजिक है, और पूछेगा सेक्स कैसा है, तो एक तरह का जैविक है, यानी 2 नंबर हो जाता है, समझे। जेंडर पूछ रहा है तो इसीलिए 3 नंबर आंसर हो जाएगा, यानी आपका 10 का क्या आ जाएगा 3 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधे,
धातु और खनिजों की पहचान कर वर्गीकरण कर रही है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करे। अगला पहला ऑप्शन है अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, भाषाई बुद्धि, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि। देखिए आपका जो नीता जो है पौधे जानवर से होकर रही, इसमें क्या है कि एक प्रकृतिवादी बुद्धि है, समझे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 11 का 2 नंबर हो जाएगा। देखिए अंतर व्यक्तित्व बुद्धि क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं कि दूसरे के बारे में कुछ बताते हैं, उसके संवेगों के, उसके गुणों के बारे में, तो उसे इंटरपर्सनल कहते हैं, यानी अंतर व्यक्तित्व बुद्धि कहते हैं, समझे। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि तो हो गया। भाषाई बुद्धि जब हम शब्दों के प्रवाह से, जैसे कवि लोग होते हैं, समझे, तो वो लोग में भाषाई बुद्धि पाया जाता है। और अंतर व्यक्तित्व बुद्धि जब हम क्या करते हैं कि दूसरे, इंग्लिश से देख लीजिएगा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है कि जब हम अपने बारे में कुछ बताते हैं किसी को कि हम ये है वो है, तो इसे इंटरपर्सनल क्या इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इसका आंसर जो था मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका 2 नंबर हो जाएगा, यानी प्राकृतिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है कक्षा में सबके लिए बड़े कड़े नियम बनाना चाहिए और उनकी अवज्ञा करने वाले बच्चों को दंडित करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर पेपर पेंसिल आधारित मानक परीक्षण का उपयोग करना चाहिए। तीसरा है कि सभी के लिए समान पाठ्यक्रम अधिगम गति निर्धारित करनी चाहिए। चौथा है विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन में आपका दंड नियम दे दिया है, इसीलिए ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक पेपर पेंसिल टेस्ट, इसे भी गलत होता है, और मानक जहां भी लगा देगा मानक तो भी गलत हो जाता है। तीसरा है कि सभी के लिए आप व्यक्तिगत विभिन्नता का जब कर रहे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नता पाए जाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग दर से गति से सीखता है, तो उसके लिए आप समान पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ये भी आपका क्या है गलत है। लेकिन चौथा ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को अधिगम के लिए विविध मतलब विभिन्न प्रकार के क्या करेंगे कि अवसर प्रदान करेंगे, जो आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है, यानी आपका 12 का क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर हो जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत बात है, क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोहलर द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित कर रहा है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ भी आपका दूसरे बोले कि नहीं सामाजिक चीज़ वाला जहाँ बात कर दे कि दूसरे लोग उसे खराब मानेंगे, तो चल जाएगा आपका पारंपरिक चरण में। अब पारंपरिक चरण में कह रहा है कि 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत बात है, क्योंकि चोरी करने से व्यवहार का दूसरे। तो यहाँ अच्छा लड़का लड़की वाला बात है, तुम कर देगा तो तुमको सब बुरा कहेगा, नहीं करोगे तो तुमको अच्छा बोलेगा, समझे। तो पहला ऑप्शन है कि अच्छा लड़का लड़की उन्मुखीकरण, दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखन, सामाजिक व्यवस्था अभिमुखन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। देखिए एक चीज़ आपको बता देते हैं, देखिए अच्छा लड़का लड़की हो सकता है, दंड तो होगा नहीं, सामाजिक तो कोई ये चीज़ है नहीं कि समाज में कोई व्यवस्था ये चीज़ बनाया गया है, नियम है। सामाजिक व्यवस्था का मतलब है रेड लाइट का बन गया है कि जब रेड लाइट बढ़ेगा तो आपको रुक जाना है, समझे, ग्रीन होगा तो फिर निकल जाना है, तो ये चीज़ है। और सार्वभौमिक नैतिक तो है नहीं, तो इसका 13 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा, अच्छा लड़का लड़की अभिमुखन। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण जिसका लक्ष्य उसके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है, क्या कहलाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो। यानी चारों ऑप्शन है, यानी पहला रूबिक्स फाइल, आंकड़े का प्रवर्त और पोर्टफोलियो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 का, तो आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा, समझे। इसी में आपका जैसे रिज्यूम जो बायोडाटा होता है ना, उसी टाइप का पोर्टफोलियो बना, जैसे बच्चा का 1 साल का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है कि बच्चा ने क्या क्या किया है, समझे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, 14 हो गया आपका। 15 अब आते हैं कि एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को डैश बनाती है। पहला सक्रिय अन्वेषक, सक्रिय अनुयायी, निष्क्रिय अनुयायी, सक्रिय अन्वेषक। देखिए निष्क्रिय अन्वेषक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सक्रिय अन्वेषक, मतलब सक्रिय रूप से खोज करने वाला। दूसरा भी ऑप्शन है अनुयायी, मतलब होता है कि फॉलोअर, यानी उसके साथ नकल करने वाला। तो भी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 15 का 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि प्रवाह, विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में किसका लक्षण है। पहला ऑप्शन आत्म केंद्रीकरण, बाह्य अभिप्रेरणा, सृजनात्मकता और कार्यात्मक अटलता। इसका आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता हो जाएगा, यानी क्रिएटिव का क्या है सर, ये सब क्या है लक्षण है, समझ गए। अगला है आपका क्वेश्चन कि शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थी के समावेशन हेतु क्या जरूरी। शारीरिक चुनौती यानी शारीरिक से फिजिकली रूप से क्या है कि वो दिक्कत कर रहे हैं, तो उनके लिए कौन सा समावेशन जरूरी। पहला मानकीकृत पाठ्यक्रम, आधारभूत अभिगम्यता,
उसके बाद है अधिकारियों का स्थिर दृष्टिकोण। अगला है विशेष स्कूलों का स्थापन। तो देखिए मानकीकृत पाठ्यक्रम तो आपका गलत हो जाएगा, ये तो गलत होता ही है, मानकीकृत पाठ्यक्रम नहीं, यानी मानकीकृत मतलब एक समान पाठ्यक्रम, जो गलत है, एक ही तराजू पर सबको जोख देना, वो तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है आधारभूत अभिगम्यता, मतलब होता है कि बेसिक रूप से उसको देखेंगे और उसको एक सहायता प्रदान करेंगे, तो ये हो सकता है। ये चारों ऑप्शन देखेंगे। अधिकारियों के स्थिर दृष्टिकोण, तो देखिए अधिकारियों के स्थिर मतलब उसके लिए कुछ आप दृष्टिकोण नहीं रखे हैं तो और गलत हो गया। चौथा है विशेष स्कूल, तो बनाना नहीं है, नियमित स्कूल में उसको करना है। तो आधारभूत अभिगम्यता मतलब तो उसको जो बेसिक नीड होगा उसको क्या करेंगे हम, कोशिश करें। जैसे मान लीजिए कोई विकलांग बच्चा है तो उसके लिए हम ट्राईसाइकिल का व्यवस्था करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 17 का 2 नंबर आंसर हो जाएगा, समझे। अगला है आपका क्वेश्चन 18 नंबर कि पठन वैकल्प को निम्न में किस वर्ग में सम्मिलित करते हैं। पहला ऑप्शन है अब अधिगम विकारों का बहुक्रम, हल्की मानसिक मंदता, मनोसामाजिक विकारों का अनुक्रम, बाल्यावस्था के समान ज्ञानक अक्षमता। तो देखिए जो पठन वैकल्प, जो डिस्लेक्सिया होता है आपका, समझे, एक तरह के क्या होता है, तो ये अधिगम विकार है, यानी सीखने संबंधी विकार है, समझे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 18 का 1 नंबर हो जाएगा, समझे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है। तो पहला ऑप्शन है समता, दूसरा का है पृथकीकरण और नामीकरण, तीसरा का है विभिन्नताओं के अनुसार तंत्र अनुकूलन, चौथा है व्यक्तिगत विविधताओं को अपनाता। देखिए इसमें करार नहीं है, तो आपका पृथकीकरण और नामीकरण क्या हो जाएगा, बच्चा को पृथकीकरण नहीं करना है, उसको नामित नहीं करना है, तुम पढ़ने में तेज हो, तुम गोबर हो, ये सब नहीं करना है, समझे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 19 का 2 नंबर हो जाएगा, पृथकीकरण और नामीकरण, समझ गए। आगे क्वेश्चन है 20 नंबर कि कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य होता है। देखिए बहुत अच्छी बात लिखा है, जो कुम्हार समुदाय के बच्चे होते हैं, संख्या मतलब हो गया कि 1 2 3 4 5 की इस संख्या में कितना घटे तो कितना, तो संख्या संरक्षण कहते हैं। और द्रव्यमान संरक्षण का मतलब होता है इसमें कितना पानी आएगा, ये कितना लीटर, इसमें ये कितना लीटर का बोतल है, समझे। क्योंकि कुम्हार लोग बनाते हैं उसन घारा, तो उनको पता हो जाता है कि 5 लीटर, तो वही कर रहा है कि कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं, एकदम सही बात है। और अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, बच्चा जैसा समाज में रहेगा वैसा ही सीखता है, समझे। जैसे आप जंगल में रहेगा, जैसे मोगली जो थी क्या थी, तो जंगल में जंगल की भाषा सीखती थी, तो बच्चा को आप जैसा माहौल में रखिएगा बच्चा वैसा सीख लेता है, समझे। तो आपका 20 का क्या आंसर हो जाएगा, 20 का आपका आंसर हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है और आपका व्याख्या भी दोनों करता है, समझे। यानी ए आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए का। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होगा। यानी आपको ऑब्जर्वेशन के द्वारा कोई चीज़ सीख रहे हैं तो इसका प्रथम चरण क्या होगा। पहला ऑप्शन है प्रतिमानों की क्रियाओं को याद रखना, दूसरा है प्रतिमानों पर ध्यान केंद्रित करना, तीसरा है अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन करना, चौथा है प्रतिमानों के व्यवहार को दोहराना अभ्यास। देखिए इसको आप काट सकते हैं ऑप्शन से, इसे बन जाएगा। प्रतिमान याद रखना तो गलत है, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो आपको सबसे जरूरी चीज़ है ध्यान देना, तो ये ऑप्शन 2 नंबर हो सकता है। ये फिर अनुकरण बोला है तो निगेटिव वर्ड होता है। चौथा दिया है दोहराना और अभ्यास करना, तो भी निगेटिव हो गया, यानी आपका 21 का 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला है वह कमजोर और त्रुटि छात्रों की पहचान कर सकती है, समझे। दूसरा ऑप्शन है वो अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। तीसरा है वो अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित कर सकती है। अगला है वो अभिभावकों को पृथक और श्रेणीबद्ध कर देगी। पहला ऑप्शन बांटने का दे दिया कि पहचान करना है तो गलत हो गया। हाँ, अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया कि बच्चा कैसे सोचता है इसके लिए हम कर सकते हैं, तो ये सही हो सकता है। अगला है अधिगम लापरवाही, तो ये सूचित करना है नहीं, ये सब चीज़ गलत है। चौथा है पृथक और श्रेणीबद्ध बोला है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, यानी 22 का 2 नंबर हो जाएगा, समझे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम क्या होना चाहिए। तो पहला है विषय वस्तु अभिमुखी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, प्रयोगात्मक और व्यवहारात्मक। तो देखिए जो 2020 में शिक्षा नीति विषय वस्तु तो है नहीं, पाठ्य वस्तु है नहीं, व्यवहारात्मक है नहीं, तो बच गया आपका प्रयोगात्मक, प्रयोग पर आधारित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 23 का 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है, दुश्चिंता से निपटने के लिए वह 10 तकनीकें इस्तेमाल कर रही है। तो समस्या समाधान तो है नहीं, पर चारों ऑप्शन भाव निगमन, परिहार्यता, खंडन। तो देखिए अपने आप को क्या इमोशन को कंट्रोल कर रही है, भाव निगमन इसका आंसर हो जाएगा, यानी अपने आप को इमोशन मैनेजमेंट करे, यानी अपने
जैसे कोई आदमी कुछ हो जाता है तो कैसे अपने आप को अति करता है, तो इसी को हम भाव निगमन यानी इमोशन मैनेजमेंट बोलते हैं, कंट्रोल कर रही, यानी आपका 24 का 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। कोविड महामारी के तालाबंदी के दौरान बिना किसी को बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की किताब को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी ये क्या है, तो रोहिणी क्या है, एक स्व प्रेरित अध्ययन करता है, यानी वो क्या है कि इंटरनल मोटिवेट है, समझे। एक होता है बाह मोटिवेशन, जो किसी दूसरे के द्वारा मोटिवेट करके बच्चा में आता है, तो उसे हम कहते हैं बाह मोटिवेशन। यानी बाह मोटिवेशन जो आपका निगेटिव होता है, पॉजिटिव यानी आंतरिक मोटिवेशन जो स्व प्रेरित अध्ययन करता होता है, जो अपने आप पढ़ रहे हैं, समझे। यानी आपका 25 का 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियाँ क्या दर्शाती है। पहला अध्ययन अक्षमता, दूसरा है किसी संप्रदाय के बारे में सहज विचार, तीसरा है निराधार दावे, चौथा अस्थायी संकल्पनात्मक ठहराव। तो देखिए बच्चा जो, जैसे मान लीजिए हम लोग पहले बचपन में थे तो सोचते नहीं थे कि सूर्य क्या होता है, घूमता है, पृथ्वी स्थिर है, तो ये क्या है, एक तरह का संकल्पना या भ्रांति, वैकल्पिक, इसको संकल्पना बोलते हैं, समझे, मिस समझे। तो इसको वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांति बोलते हैं, जो किसी संप्रदाय के बारे में हमारा सहज विचार होता है, समझो, देखते हैं उसी पर सोचते हैं, उसी को सहज विचार कहते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 26 का, तो 2 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर यानी किसी संप्रदाय के बारे में सहज विचार। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी शैक्षिक योजना है एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावी है। पहला है संकल्पना मानचित्र का निर्माण, सही हो सकता है। दूसरा है अमूर्त से मूर्त संकल्प, देखिए मूर्त से अमूर्त भरा जाता है, अमूर्त से मूर्त नहीं भरा जाता, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो सकता है। अगला है विविध सामग्रियों का प्रावधान करना, तो ये भी सही हो सकता है। कहानियों तथा व्याख्यानों का इस्तेमाल, तो भी सही हो सकता है, कहानी के द्वारा बच्चा को पढ़ा सकते हैं। यानी 1, 3, 4 सही है, देख लीजिए 1, 3, 4 किस में सही है, 1, 3, 4 यानी 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी आपका क्या हो जाएगा 27 का 2 नंबर। ऐसे भी देख लीजिए कि आपका 2 नंबर ऑप्शन गलत है, तो 2 नंबर पहला में दिया है, दूसरा में दिया है, तीसरा में दिया है, बच गया आपका कौन 2 नंबर ऑप्शन, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा 2 नंबर है। अमूर्त से तो नहीं पढ़ाना, मूर्त से अमूर्त की तरफ चलना है, यानी आपका 27 का 2 नंबर आंसर हो जाएगा, समझे। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्र को सभी जानकारी को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है। शिक्षण की यह विधि क्या है। अत्यधिक प्रभावशाली तो होगा नहीं, अब तो ये हो गया कि एक तरह का अभ्यास वाला बात हो गया, दोहराने वाला बात हो गया। प्रभावशाली वाला काट दीजिए, समझे। प्रभावशाली है तो प्रभावशाली है, सॉरी दूसरा है अत्यधिक प्रभावशाली है और प्रभावी है, तो ये दोनों तो होगा नहीं कहो। अब बच गया कि प्रभावी नहीं है, क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिक की उपयुक्त तकनीक नहीं है, तो ये हो सकता है। लेकिन अगला है प्रभावी नहीं है, क्योंकि पूर्वाभ्यास अर्थपूर्ण अधिगम की एक जटिल प्रक्रिया है, समझे। तो ये गलत हो जाए कि करा है कि प्रभावी नहीं है, क्योंकि पूर्वाभ्यास अर्थपूर्ण अधिगम की एक जटिल, बोल रहा है कि पूर्वाभ्यास जो है वो क्या है कि जटिल प्रक्रिया है, जो नहीं है, उपयुक्त तकनीक नहीं है, इसीलिए आपका 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा आपका किसका 28 का 3 नंबर। अगला है 29 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सी योजना है समस्या समाधान के लिए प्रभावी है। पहला है कलन विधि, समझे, ये सही हो सकता है। अन्वेषण, ये भी सही हो सकता है। बिना बोध के प्रयत्न त्रुटि, तो ये आपका क्या हो सकता है, गलत हो जाए। कलन विधि सही है। अन्वेषण, प्रक्रियात्मक जो आपका अभद्रता है, ये भी गलत हो जाएगा, यानी 1 और 2 सही है। देख लीजिए 1, 2 यानी 2 नंबर इसका क्या हो जाएगा आपका 29 का सही हो जाएगा। कलन विधि और अन्वेषण आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, बाद बाकी आपका क्या है ये सब गलत है, समझ के। अगला 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है। तो रटना तो कब नहीं करेगा, समझे, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 30 का 1 नंबर। ऐसे ही हम सब करवा देंगे, समझे। थैंक यू।